वसंतवाड़ी। 35 साल पहले संजय ने अपने आप को जैसे परिवार और समाज से काट लिया था। हमेशा अपने कमरे में रहता, किसी से कोई बात नहीं करता। प्रीति के पिता को तो हॉस्पिटल में फिर से दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। प्रीति की माँ बेटे के साथ वो रत्नागिरी अपने गांव चली गई। संजय के पिता ने फिर वो घर किसी और को किराए पर नहीं दिया। वहाँ संजय अपना सामान लेकर रहने चला गया। बहुत रोकने पर भी नहीं सुना। अजीब बर्ताव शुरू कर दिया था उसने। अकेले में बातें करना, आधी रात को हंसना। आस पड़ोस वाले भी अब डरने लगे थे। सबने संजय को पागल कहना शुरू कर दिया था। संजय के पिता ने मनोचिकित्सक को भी दिखाया, पर उनका कहना था संजय को बस थोड़ा सदमा लगा है। फिर भी आप चाहें तो मैं जांच के लिए पागल खाने में कुछ दिन रख लेता हूँ। संजय के माता पिता डर गए। फिर संजय को घर ले आए। अजीब अजीब हादसों को देखते हुए धीरे धीरे वाड़े के लोग घर खाली करके जाने लगे। समय बीतता गया। अनुपमा भी पढ़ाई खत्म करके नौकरी कर रही थी। पिता को बस रिटायरमेंट से पहले बेटी को विदा करना था। रोज घर में झगड़े होते। पिता हमेशा कोसते रहते, कमाने लायक बेटा होते हुए भी बेटी नौकरी कर रही है, ये बस कमरे में घुसा पड़ा है। 3 साल बीत गए। अनुपमा के लिए उसके साथ काम करने वाले विजय का रिश्ता आया। अनु को भी वो पसंद था। विजय ने कभी अनुपमा को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। वो सीधा अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर अनु के घर आ गया। अनु के घर वालों को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलता सोचकर बेटी को 2 महीने में ही विदा कर दिया। लंबी बीमारी के चलते संजय की मां की मृत्यु हो गई। संजय को तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने होश में ही नहीं था। संजय के पिता भी बीमार रहने लगे। उन्होंने अनुपमा और उसके पति को वाड़े की जिम्मेदारी लेने को कहा। वो जानते थे संजय को खुद का ही होश नहीं है, वाड़ी को क्या संभालेगा। संजय हमेशा कमरा बंद करके रखता था। खाना भी दरवाजे के बाहर डब्बे में रख दिया जाता था। जब उसका मन करता वो लेकर खाता, नहीं तो खाना वैसे ही पड़ा रहता। अनुपमा अपने पति के साथ आकर वाड़ी में रहने लगी। इसी बीच पिता की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद अनुपमा मां बनने वाली थी। अनु और उसके पति वाड़ी के नीचे भाग में रहने लगे। अनु को अब रोज डरावने सपने आते। रात रात को दचक कर उठकर बैठ जाती। एक रात तो वो नींद में चलते हुए छत पर पहुंच गई थी। वो तो विजय की नींद खुली और अनु को ढूंढते हुए छत पर पहुंच गया, नहीं तो उस दिन तो अनर्थ ही हो जाता। दुनिया भर की पूजा पाठ, बाबा ढोंगी सबको दिखाया, पर संजय में कोई बदलाव नहीं आया। रात होते ही बातें करने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, अब तो वो गाना भी गाने लगा था। एक रात अचानक ऊपर से रोने की आवाज़ आने पर अनुपमा और विजय संजय को देखने ऊपर गए। बहुत मुश्किल से वे उस कमरे में जा पाए। कमरे के बाहर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो संजय का हाथ कट गया था। अनुपमा को चक्कर आने लगे तो वो ऊपर से नीचे आने लगी। नीचे आते वक्त उसका पैर फिसला और वो गिर गई। विजय ने जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया और बच्चे को बचा न सका। ये सदमा अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाई कि वो अब उस वाड़े में कभी पैर नहीं रखेगी जहां उसका बच्चा उससे छिन गया। विजय ने भी समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बुरा हादसा था, पर अनुपमा नहीं मानी। विजय ने अनुपमा को संजय की जिम्मेदारी याद दिलाई। अनुपमा बोली, उसकी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आएगी, पर मैं वहां अब कभी नहीं जाऊंगी। उससे अगर अपनी बहन की फिक्र है तो अब वो बाहर आकर मेरे घर आकर मुझसे मिलेगा। बहुत हो गया, उसका दुख, उसकी तकलीफ कब तक सोचूं मैं। अब बस, और नहीं। उस दिन के बाद अनुपमा वाड़ी में कभी नहीं गई। विजय ने नौकर लगा दिए जो दिन में आकर सारी साफ सफाई देख लेता। खाना बनाकर वैसे ही दरवाजे के बाहर रखकर चला जाता। संजय को अब भी कोई होश नहीं था। बहन के साथ जो हादसा हुआ उसकी भी खबर नहीं थी। वो तो जैसे अलग ही दुनिया में जी रहा था। रात के लिए भी
कोई नौकर रखे गए, पर वाड़े में होने वाली अजीब हादसों को देखकर कोई वहां नहीं रुकता। ऐसे ही कई साल बीत गए। अनुपमा विजय को एक बेटी भी हुई। हर त्योहार में विजय भी कोशिश करता कि संजय उनके घर आकर रहे, पर वो नहीं मानता। वो अजीब सी बातें करता। वो अकेली घर पर कैसे रहेगी, उसे भी बुलाओ, वो हम साथ आएंगे। अनुपमा और विजय को ये बात अजीब लगती तो बिना कुछ कहे बात टाल जाते। उन्हें ये भी डर था कि कहीं संजय ने उसके घर आकर ऐसी कोई हरकत की तो बच्ची डर जाएगी, उसे कुछ हो गया। इससे अच्छा है संजय जहाँ है वहीं रहे। आज का दिन। अचानक फ़ोन की घंटी से अनुपमा का ध्यान टूटा। विजय ने फ़ोन उठाया। रघु का फ़ोन था। रघु ने दूसरी तरफ फ़ोन में कहा, जीजाजी अनुताई है क्या, उनसे बात करनी है। विजय ने अनुपमा को फ़ोन देते हुए कहा, ये लो, रघु का फ़ोन है। अनुपमा ने फ़ोन लेकर कहा, हाँ बोल रघु। ताई वो पार्टी आ गई है, उन्हें एक बार आपसे भी मिलना है। और भी कुछ लोग आए हैं तो उन्हें भी प्रॉपर्टी दिखानी है। आप वहाँ आ जाती तो अच्छा होता। अनुपमा परेशान स्वर में बोली, मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? एक काम करो, तुम उन लोगों को यहाँ ले आओ। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, कहकर अनुपमा ने फ़ोन रख दिया। इतनी देर हिमानी और गिरीश बाहर ही खड़े थे। अनुपमा जी, हम जानते हैं वो प्रॉपर्टी कोई ख़रीदना चाहता है, पर अफवाहों की वजह से आपको सही दाम नहीं मिल रहा। आपको भी लगता है वो अफवाह है, तो हमें एक बार वहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए। जो होगा हम आपको सबूत के साथ बता देंगे। हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज़। 2 दिन, अनुपमा बोली। हिमानी गिरीश एक दूसरे को देखने लगे। अनुपमा ने फिर दोहराया, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों में तुम जो साबित करना चाहते हो करो, लेकिन अगर वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो वो भी तुम ही सबको बताओगे, सबूत के साथ। जी मंजूर है, पर हम वहाँ जाएंगे कैसे? आपका भाई तो किसी को भी वहाँ रहने नहीं देता। रहना तो दूर, आना जाना भी नहीं देता आपका भाई, गिरीश बोला। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगी। आज शाम को 7 बजे वहाँ पहुँच जाना, अनुपमा बोली। गिरीश और हिमानी तय समय पर वहाँ वाड़ी पर पहुँच गए। दोनों की धड़कनें तेज थी। पूरी वाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों इधर उधर देखते हुए अंदर घुसे। अचानक से आवाज़ आई, आ गए तुम लोग? रुको मैं नीचे आता हूँ। संजय नीचे आया। अच्छा, तो तुम लोग हो, वाड़ी पर रिसर्च करने आए हो? आओ आओ, हमारी वाड़ी जैसी वाड़ी कहीं देखने भी नहीं मिलेगी पूरे शहर में। जी नमस्ते, मैं गिरीश और ये हिमानी, गिरीश ने कहा। अनु का फ़ोन आया था कि दोनों कोई रिसर्च कर रहे हो पुराने ज़माने के वाड़ी पर। 2 दिन ही रुकोगे ना? वैसे मुझे कोई पसंद नहीं। देखो, ज़्यादा शोर शराबा मत करना, उसे पसंद नहीं है। बोलकर संजय मुस्कुराता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ देखने लगा। जी बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे हम, हिमानी बोली। संजय ने उन्हें कमरे की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, कमरा साफ करवा दिया है, आप लोग वहाँ रुक सकते हो। एक बात का ध्यान रहे, मेरे कमरे की तरफ बिल्कुल मत आना। ऐसा हुआ तो तुम दोनों को अगले ही पल वाड़े के बाहर फेंक दूंगा। जी संजय जी, हम बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, गिरीश बोला। संजय अपने कमरे की तरफ चला गया। हिमानी और गिरीश भी अपने कमरे की तरफ बढ़े। उनकी नज़र पलट पलट के संजय के कमरे की तरफ जा रही थी। दोनों ने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद किया।
खिड़की को थोड़ा सा खोलकर वो लोग संजय के कमरे पर नज़र रखने लगे। काफ़ी देर कोई आहट नहीं थी। दोनों ने खाना खाया। इतने में अनुपमा का फ़ोन आया, ये पूछने के लिए कि कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, और संजय ने क्या कहा पूछने के लिए। अब तक तो सब ठीक है जानकर अनुपमा को तसल्ली मिली और भगवान से यही प्रार्थना की कि लोगों ने जो भी वाड़ी को लेकर अफवाह फैलाई है वो गलत साबित हो। सोचते हुए उसने फ़ोन रख दिया। रात को 12 बजने वाले थे। हिमानी को नींद आने लगी। गिरीश की नज़र बाहर संजय के कमरे पर थी। अचानक संजय के कमरे की लाइट जली। एक आदमी और एक औरत की परछाई खिड़की के कांच पर नज़र आ रही थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे हों। संजय के कमरे का दरवाज़ा खुला। संजय भाग रहा था, जैसे वो खेलते हुए किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक लड़की की बस परछाई दीवार पर नज़र आ रही थी। गिरीश को पसीने छूट रहे थे। हाथों को इधर उधर मारता हुआ वो हिमानी को उठाने की कोशिश करने लगा। गिरीश की नज़र सिर्फ उस परछाई पर थी। अचानक दीवार से एक बड़ी मोटी आंखों ने गिरीश की तरफ गुस्से में घूर कर देखा। गिरीश को जैसे किसी ने शॉक दे दिया। वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। आज के लिए कहानी का भाग इतना ही। आप अभी सुन रहे थे कहानी वसंतवाड़ी। ये है यूट्यूब चैनल लावण्यास कॉर्नर, जहाँ मिलेगा आपको हर कहानी का मज़ा।